अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हस्ती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक भरपूर वीकेंड मनाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, क्योंकि वीकेंड पर हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम अपने शो में एक तो मज़े मज़े की चीज़ें आपके साथ शेयर करें ताकि आपका वीकेंड बहुत अच्छे अंदाज में और हंसते मुस्कुराते गुजर जाए। और पूरा हफ्ता हम आपको शहर में होने वाले तमाम वाक़यात से भी आगाह करते हैं, बेशक वो हुकाम बाला की तरजीहात में हो या ना हो, लेकिन हमारी तरजीहात में ये चीज़ें शामिल होती हैं कि हमने आपके साथ इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करनी है जिनका ताल्लुक बिलवास्ता या फिर बिलावास्ता हमारी ज़िंदगियों को खुशगवार बनाने से होता है। हम हेल्थ इश्यूज़ पर भी बात करते हैं क्योंकि सेहत है तो ही ज़िंदगी है, और इसके अलावा तालीम भी हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होती है। असातिज़ा या फिर स्टूडेंट्स के तमाम तर मसाइल को डिस्कस किया जाता है और इसके अलावा मज़े मज़े के जनाब खानों की रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर की जाती है ताकि जो ख़वातीन हैं जो हमें घर पर देख रही होती हैं वो भी अच्छे अच्छे पकवानों से अपने घर वालों के दिल जीतती रहें और उनको मज़े मज़े के खाने भी खिलाती रहे। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा बात होती है ताकि मुआशरे में जो बिगाड़ है और इस्लामी तर्ज अमल के मुताबिक उनकी इस्लाहात पर तफसीली गुफ्तगू की जाती है ताकि इस बिगाड़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। और आज भी हम आपके साथ ऐसे ही मेहमानों से आगे चल के अपने प्रोग्राम में बात करवाएंगे, गुफ्तगू करेंगे, मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन अभी जनाब आप लोग तैयार हो जाएं और जो हमें देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वो अपना गर्मा गर्म कप लेकर चाय का, कॉफ़ी का, मैंने तो अपना गर्मा गर्म चाय का कप ले लिया है। कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है तो मज़ा आने वाला है जनाब, क्योंकि सर्दी भी आ गई है और सर्दियों में वैसे ही चाय कॉफ़ी का अपना ही मज़ा आता है। आज के शो में जनाब गेस्ट भी होंगे जिनसे आपकी मुलाकात भी कराएंगे और उनसे जो भी इश्यूज़ होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसके मुताल्लिक उनसे पूछेंगे, सवालात करेंगे और जनाब वो हमारे जितने भी चीज़ें होती हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हमें होती हैं उसके मुतालिक हमें वो जवाबात देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जा सके। और जितने भी सोशल इश्यूज़ हैं या सेहत के हवाले से हमें इश्यूज़ लाहक हो जाते हैं उसके हवाले से आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता हो, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज पर हमने किस बीमारी को किस तरीके से पकड़ना है, उसके साइंस एंड सिम्टम्स किस तरह के होने चाहिए, ये हमें इसका इल्म होना चाहिए ताकि ज़्यादा बिगाड़ आने से पहले हम लोग डॉक्टर्स की तरफ चले जाए या फिर खुद ही अगर अच्छा इलाज कर सकते हैं तो वो इलाज कर ले। लेकिन मैं आपसे वही कहूंगी कि जनाब ये जो मौसम है ना, ये ट्रांजिशन पीरियड होता है, खास तौर पर जैसे मौसम की मैंने बात की है, आज भी इसी तरह मिला जुला सा मौसम रहने वाला है। लेकिन इस मौसम में आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका खासतौर पर इस मौसम में ख्याल रखें कि इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्मॉग की वजह से बहुत ज़्यादा गला, फ्लू और ये ख़राब हो रहा है, तो उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ। अब आगे बढ़े और जो जनाब दिन भर जो प्लान होने वाले हैं, कौन कौन से इवेंट्स हमारे शहर लाहौर में होंगे उसके बारे में मैंने आपको बताना है। तो पहला इवेंट जो होने जा रहा है, पंजाब कॉलेज तालीम के अलावा बच्चों की सलाहियतों को निखारने में भी पेश रहता है और पंजाब कॉलेज में मैथ मास्टरी मुकाबलों का इनाकाद किया जाएगा और आज इसका इनाकाद किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में एमडी कैट के स्टूडेंट्स आज एहतजाज करेंगे जनाब, ये भी एहतजाज एक रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा जो इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में बताऊं तो एडवोकेट जनरल ऑफिस में महफिल मिलाद का इनाकाद आज किया जा रहा है और एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस बतौर मेहमान खास इस इवेंट में शिरकत करेंगे। और चौथा जो जनाब आज का इवेंट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में विमेन डेवलपमेंट सेंटर का कयाम है और जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस आयशा ए मलिक सेंटर का इफ्तिताह करेंगी। और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है और आज जो है हमारी जो जज हैं आयशा ए मलिक, उसका इस सेंटर का खास तौर पर जो ख़वातीन के हवाले से, उसकी डेवलपमेंट के हवाले से जो बनाया जा रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट 1 की जानिब से मेगा लॉन्च इवेंट होगा जिसमें साहिर अली बग्गा और आइमा बेग आवाज़ का
जादू भी जगाएंगे। और ये इवेंट से आज जो दिन भर होने वाले हैं शहर लाहौर में, उसके हवाले से हमने आपको बताया है। और अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, इसकी रसाई है, तो आप भी वहां पर जा सकते हैं। और ये इवेंट से 5 से 6 इवेंट है, जो मेगा इवेंट जिन्हें कहा जाता है लाहौर शहर के, उनके बारे में हमने आपको बताया कि ये होने वाले हैं। इसमें बच्चों का एहतजाज भी है जनाब, म्यूजिकल शो भी आप कह सकते हैं, जिसमें साहिर अली बग्गा और आयमा बेग अपनी आवाज़ों का, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ का जादू भी जगाएंगे। इसके अलावा जो वुमेन डेवलपमेंट के हवाले जो सेंटर कायम किया जा रहा है, वो भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की तरफ से, कि एक तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रही है वुमेन्स के हवाले से, लेकिन अगर ये जो वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से जो सेंटर बनाया गया है, इस पर भी हम डिटेल में, मैं तो कहूँगी कि जनाब हम एक सेगमेंट करेंगे ताकि पता चले कि अगर इस सेंटर का इनकाद किया जा रहा है तो इससे क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, खासतौर पर लड़कियों को क्या इससे फायदा हासिल होगा, और वहां पर जो तलबा पढ़ती हैं या उसके अलावा जो खवातीन हैं, जो बच्चियां हैं, उनको इस खास तौर पर सेंटर से क्या फायदा पहुंचने वाला है। तो जनाब ये तो लाहौर की बात थी जो लाहौर में होने जा रहे हैं। अब कुछ तारीखी पन्नों की बात कर ले, तारीखी मकामात के हवाले से बात कर ले, क्योंकि लाहौर भी तारीखी मकामात के हवाले से बड़ा मशहूर शहर समझा जाता है। तो कई सदियों का सफ़र भी मुगल शहजादी नादरा बानो बेगम के मकबरे की अजमत रफ्ता ना छीन सकी है। और वक्त के थप्पड़ों ने इमारत को मुतासिर ज़रूर किया, लेकिन ये आज भी रिवायती मुगल तर्ज तामीर का शाहकार दिखाई देती है। ये क्या है, ये किसका मकबरा है, हमें सुहेल कैसर अपनी इस खसूसी रिपोर्ट में बताएंगे। लाहौर में एक खलकत हजरत मियाँ मीर के दरबार पर हाजिरी के लिए जाती है। इसी दरगाह के रास्ते पर एक पुरशिको सी इमारत देखने वालों की तवज्जो अपनी जानब मबजूल करा लेती है। शायद बहुत कम अहबाब को इल्म होगा कि ये मुगल शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर की भतीजी शहजादा सुल्तान परवेज की बेटी और मशहूर मुगल शाहजादे दारा शिकोह की बीवी नादरा बानो बेगम का मकबरा है। वही दारा शिकोह जो इक़्तिदार की जंग में अपने सगे भाई औरंगजेब आलमगीर के हाथों मारा गया था। जब ये औरंगजेब का पलड़ा भारी होने लगा और तो जंग की सोबतों से तंग आकर सफ़र की मुश्किलात और कठिन मुश्किलात और फिर बीमारी के बायस जो है इनकी जो है हालत ख़राब हो गई और इनकी डेथ हो गई रास्ते में। और दूसरी रवायत ये है कि शायद इन्होंने डर कर, इस खौफ में कि मुझे बांदी ना शिकस्त के बाद मैं औरंगजेब के दरबार में बांदी ना बना दिया जाए, इन्होंने जहर खा दिया। 1659 में सिर्फ 41 साल की उम्र में वफात पा जाने वाली नादरा बानो बेगम की मैयत को दारा शिकोह की ख्वाहिश पर आज के बलूचिस्तान के एक इलाके से लाकर हजरत मियाँ मीर के दरबार के पहलू में दफन किया गया, ताकि जो लोग भी दरबार पर हाजिरी के लिए जाएं तो वो यहाँ भी फातिहा के लिए जरूर रुकें। कई सदियों बाद भी इस इमारत में इसके शानदार माजी की झलकियाँ दिखाई देती हैं। पिछले दिनों में इसकी मरम्मत होती रही, तकरीबन कोई 1 साल लगा रहा। तो पहले तो ये खंडराट की शक्ल में थी, अब ये बहुत बेहतर है। मैं इस तरह की बिल्डिंगों पे आता जाता रहता हूँ और ये हमारे लिए एक सबक है कि इतने अपने दौर की इतनी बड़ी शहजादी हैं ये, और आज यहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है। वही मेहराब नुमा बारादरियाँ, दीदाजेब नक्शोनिगार और हवादार राहदारियाँ इस इमारत की भी पहचान है। ये सच है कि अब मकबरे की इमारत माजी जैसी इंतहाई पुरशिको तो नहीं रही, लेकिन अगर आपको कभी यहाँ आने का मौका मिले तो आप इस इमारत में एक अजीब सी कशिश महसूस किए बगैर नहीं रह सकेंगे। हर चीज़ सिमेट्री में, प्रोपोर्शन में, और सबसे जो पर्सनली मुझे जो फैसिनेट करती है, आप जितनी भी बड़ी बिल्डिंग होगी मुगल, उसके सामने आप अपना स्केल नहीं खोते हैं। ह्यूमन स्केल वो जितनी भी होगी वो प्रोपोर्शनली वो फिट आती है, और प्रोपोर्शंस के अलावा वो डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे। और उसमें ये नहीं था कि उन्होंने चीज़ें खुद से अखज़ की थी, वो चीज़ों को इंकॉर्पोरेट करते थे। बिलाशुबा तारीख के ये नकूश हमारा अनमोल और शानदार विरसा है। ये तो सच है कि सदा ऐशे दौरान दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, लेकिन ये भी हकीकत है कि तारीख का विरसा हमारे पास आने वाली नस्लों की अमानत होता है, जो उन तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाने की कोशिशें जरूर करते रहना चाहिए। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।
और जनाब ये मुगल शहजादी थी नादरा बानो बेगम, जिनके हवाले से ये खसूसी रिपोर्ट जो थी सुहेल कैसर साहब ने तैयार की थी, जिसके बारे में हमने जाना है। एक और जनाब कह लें कि जुर्रत और शुजात और बहादुरी की मिसाल है, उनके हवाले से आपको हमने आज बताना है। आज का दिन तारीख के आईने में देखें तो आज 1857 की जंग आज़ादी में जुर्रत और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहादुरी की एक मिसाल कायम की गई है। और उसके हवाले से हमने आज का आपको बताना है कि जनाब बहादुरी की तारीख रकम करने वाली रानी कहा जाता था उन्हें, जनाब झांसी की रानी उन्हें कहा जाता था। और उसके हवाले से आज हम आपको बताएंगे। झांसी की रानी का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर 1828 को बनारस में पैदा हुई और उनके बचपन का नाम मानी कार्निका था। रानी लक्ष्मीबाई एक बुलंद किरदार, शुजात और दलेरी का मुजस्मा थी और 1885 में जब दिल्ली, कानपुर, सिकंदर बाग और दीगर हिंदुस्तान के इलाके जंग की जद में आ रहे थे, वहां का आखिरी मार्का झांसी का था, जो कि खुद झांसी सल्तनत की मालकन लक्ष्मीबाई ने मैदान जंग में खड़े होकर मर्दों की तरह लड़ी और यही उनकी वजह शोहरत भी बना। इसलिए ये झांसी की रानी भी कहलाई जाती है। उन्होंने जुर्रत और बहादुरी की ऐसी मिसाल कायम की कि रहती दुनिया तक उनका नाम तारीख के पन्नों में सुनहरी हरूफ में लिखा गया है। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उस वक्त कमान संभाली थी जब हिंदुस्तान के जालों की फतह के इम्कान मादूम हो चुके थे। ताहम उन्होंने हमें पता चलता है कि फिरंगियों के सामने घुटने टेकने के बजाय शहादत को तरजीह दी थी और उनकी बहादुरी की दास्तान कालपी और झांसी के जर्रे जर्रे में इस वक्त भी पेवस्त है और उन्हें याद किया जाता है। और जब भी बहादुरी या फिर शुजात या फिर जुर्रत का बात की जाती है तो जनाब झांसी की रानी का नाम ज़रूर आता है, उनके बारे में बात की जाती है और लोगों को बताया भी जाता है। ना कि ये वहाँ पर मशहूर है झांसी की रानी, बल्कि यहाँ पर भी जनाब इनका जिक्र ज़रूर किया जाता है। तो ये कुछ दिलचस्प न्यूज़ थी जो आज का इवेंट थे दिन भर होने वाले, उस हवाले से बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, आपने कहने जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। सब संभाल लेंगे, हाथों का प्लास्टर हो या छिले हुए घुटने, गिरे हो बाइक से या खड़े हो टीचर से पिटने, सब संभाल लेंगे। छोटा सा किस्सा भी हो तो बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं, लेकिन जब दिल टूट जाए तो किसी को भी नहीं बताते। वो क्या है ना कि सब संभाल लेते हैं। हम वो हैं जो फुटपाथ पर बाहर की तरफ चलते हैं, साया बनते हैं खानदान का, लेकिन धूप में खुद पलते हैं। कभी हमारी मर्दानगी का पर्दा हटा के देखना, कभी थामना हमारा भी हाथ, पूछना कैसे हो तुम। हमें भी डर लगता है, अकेले अंधेरे कमरों में हम भी नहीं सो पाते हैं। झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं मर्द रो नहीं सकते। दुनिया भर में जनाब मर्दों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और इसी मुनासबत से आज हम बात करेंगे मर्दों की ज़िंदगी, उनके मौशी मसाइल, उनकी कुर्बानियों के हवाले से, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं ख़वातीन के हुकूक के हवाले से, उनकी इज़्ज़त व आबरू के हवाले से बात करते हैं। और हमारे माशरे में मर्दों को कहीं ना कहीं इतना जालिम दिखाया जाता है जैसे कि माशरे में जो भी बिगाड़ है या बुराइयां पैदा हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ मर्द की वजह से ही होती हैं। ये भी काबिले गौर मामला है कि मर्दों को भी ज़हनी, जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल लाहक होते हैं। और सही बात तो ये है जनाब कि घर में मियाँ बीवी में से कोई भी फरिश्ता नहीं होता है। लड़ाई झगड़ों में दोनों की गलतियां होती हैं, लेकिन सिर्फ किसको कसूरवार दिखाया जाता है जनाब? मर्द को दिखाया जाता है कि ये अल्लाह की कोई जालिम मखलूक है और ये सिर्फ जुल्म के पहाड़ ही ढाती है अपने घर वालों पे या अपनी बीवी पर। हालांकि औरत की जिंदगी में भी चार खूबसूरत महरम जो रिश्ते होते हैं जिनमें मर्द बाप आ जाता है, भाई, शौहर, बेटे के रिश्ते बड़े खूबसूरत से होते हैं जो उसकी आन बान शान
और मजबूत तरीन सहारे होते हैं जिनकी मौजूदगी उसके लिए इत्मीनान और सुकून का बायस भी होती है। तो ये कैसी रवश कायम होती जा रही है हमारे मुआशरे पर, इस पर आज हम बात करेंगे कि मर्दों के हकूक क्या हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बात की जाती है, क्या सिर्फ इसी चीज पर क्यों इन्फसाइज किया जाता है कि जनाब सिर्फ मर्दों के फराइज हैं जिन्होंने अपने हमारी तरफ जो जनाब उन्होंने वो अपने सरंजाम देने हैं। तो आज हम बात करेंगे मर्दों के हकूक के बारे में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब सैयद एजाज बुखारी साहब है, कपल काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर भी हैं और आज उनसे जानेंगे जनाब मर्दों की वो जो एक कह लें कि जो पर्दा एक वो अपने ऊपर डाल के और वो चल रहे होते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बुखारी साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? बुखारी साहब, ये क्यों कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या वाकई दर्द नहीं होता मर्द को? नहीं, ऐसा नहीं है। वो बड़ा खूबसूरत किसी का शेर है कि दर्द हो या दर्द का एहसास हो, कुछ ना कुछ तो आदमी के पास। तो इसका मतलब ये है कि ये हो कैसे सकता है कि दिल हो और दर्द ना हो। हाँ। जब आपकी ज़ात, जब आप कहते हैं कि दूसरों का ख्याल कोई शख्स रखता है तो वो तभी रख सकता है जब उसको दर्द होता है। तो ऐसा नहीं कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये कहने की हद तक बात है। दूसरी बात यह है कि मर्द की जब बात आती है तो अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। क्या बात। तो एक मर्द जो है वो पत्नी किस किस का हौसला होता है, सवेरे से लेकर रात तक पत्नी कितने मराहिल से गुजरता है, उसके लिए लम्हात क़यामत से कम नहीं होते, लेकिन चूंकि वो बहुत सौ का आसरा होता है उसे उस हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी होती है। अब देखिए, एक मर्द को जहाँ अपने बीवी बच्चों को देखना है, वहाँ अपने माँ बाप को देखना है, तो जो सबको देख रहा होता है अक्सर उसे देखने वाले नहीं होते और ये उसके साथ होता है। बिल्कुल ऐसे यार, ये उसके साथ आमतौर पर लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर होता है या वो इतना ताकतवर होता है कि रो नहीं सकता। बिल्कुल रोना चाहिए, बल्कि नफ्सियात में तो हम कहते हैं कि रोने से बहुत जी हल्का होता है और मर्द का तो ज़्यादा रोना बनता है आजकल ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो। लेकिन हमारे यहाँ पर तो मर्दों को रोने नहीं दिया जाता, मतलब बचपन से ही डांटा जाता है बेटे को खास तौर पर कि तुमने रोना नहीं, तुम बेटे हो, तुम मर्द हो, बट मर्द नहीं रोता है। ये गैर मुनासिब फेल है। ऐसे बिल्कुल देखिए, जिनके दिल नर्म होते हैं वही रोते हैं, तो दिल का नर्म होना जरूरी है। लेकिन जिम्मेदारी उसको तभी दे दी जाती है जब एक जवान बहन के साथ छोटे बच्चे को भेजा जाता है कि तू बहन के साथ जा। तो बुनियादी तौर पर वहां तो औरत समझती है कि शायद मैं अकेली नहीं जा सकती, वो छोटे बच्चे को उस वक्त जिम्मेदार बनाया जा रहा होता है। तो बुनियादी तौर पर जो जिम्मेदार होता है फिर उसका दिल उतना ही बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और जब उसका दिल उतना बड़ा होगा तो वो चीज़ों और मामलात को उस तर्ज पर देख सकेगा। अब देखिए, ख़ास तौर पर जब सवेरे एक मर्द निकलता है घर से, ख़ास तौर पर जो मोटरसाइकिल में मिडिल क्लास निकलते हैं, सवेरे सवेरे बच्चे भी उन्हें घूर के देख रहे होते कि बाबा देर हो रही है। उधर से वालदा पीछे से आकर कहते कि मेरी दवाई मत भूलना। उधर से ऑफिस में उसने टाइम पर पहुंचना होता है, अगर वहां देर से पहुंचे। इन तमाम तर मामलात को देखता हुआ मर्द अपने चेहरे पे मुस्कुराहट भी उसने रखनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो वहां ऑफिस में पहुंचते हैं तो अक्सर देर पर पहुंचने की वजह से उसे बॉस उसका सिर्फ घड़ी की तरफ ही देख ले तो घड़ी जितना मुंह तो वैसे उनका भी बना हुआ होता है, और उनको देखकर और सबके सब कहीं ना कहीं भुगतते हुए आगे जा रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। और मैंने तो मुझे जब बुलाया आप लोगों ने तो आई वाज सो हैप्पी कि चले हमारी भी बारी आई। मर्दों का दिन भी जाहिर है उस हिसाब से, ये वैसे क्योंकि ये शिकवा बहुत ज्यादा मर्दों की तरफ से किया जाता है कि हमेशा औरतों की बात होती है, औरतों के दिन मनाए जाते हैं, मर्दों के बारे में बात ही नहीं होती है। तो आज इसी वाले से हमने आपको दावत दी कि आप हमें बता सकते हैं कि क्या मसाइल होते हैं मर्दों के हकूक के बारे में क्यों नहीं बात की जाती है। हमारे यहाँ पे मुआशरे में ये क्यों समझा जाता है कि सिर्फ हमें ये लगता है कि सिर्फ वो फराइज उनके ऊपर सिर्फ फर्ज है कि उन्होंने ये चीजें करनी, उनके हकूक भी तो है, उनका हक भी है किसी चीज के ऊपर। तो क्या क्या हकूक है जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते? देखिए, बुनियादी तौर पर जिस तरह एक औरत को हक है कि उसे चाहा जाए, बिल्कुल इस तरह एक मर्द का भी हक है कि उसे चाहा जाए। जिस तरह उससे एहतराम और मोहब्बत चाहिए, बिल्कुल उसी तरह उसे भी एहतराम और मोहब्बत चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि एक थका हारा मर्द जब अपने घर में दाखिल होता है, सिर्फ मुस्कुरा के उसकी बीवी उसे देख ले और कुछ देर शिकवा रोक ले, तो ये मेरे ख्याल में उसका हक भी है और पूरे घर के लिए ये बहुत ज्यादा बेहतर साबित होता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे अर्ज करूँ, मैंने इसके ऊपर लिखा भी था कि तुम बदल गए हो। हमारे यहाँ अक्सर जब एक बच्चे की हम शादी करते हैं, वहां से उसके ऊपर जो होता है वो अजाब शुरू हो जाता है। और वो कैसे होता है? बहन उसे कहती है कि तुम बदल गए हो, तुम हमें वक्त नहीं दे रहे। वालदा आकर उसी को कहती है कि तुम हमारे साथ बैठ ही नहीं रहे। और वो जो कहती है मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो। तो वो पिस जाता है इन सब के हक। वो सबको मुतमईन करने के चक्करों में कहीं ना कहीं खुद गैर मुतमईन रहता है। जिस तरह इब्तदाइया बड़ा शानदार था जो आपने शुरू में इब्तदा पेश की, तो वाकई उसे अपने जख्म
वो दिखा भी नहीं सकता। एग्जैक्टली हाँ। और उसके साथ ये होता है कि वो जिस तरह छोटे बच्चे को ना, आप जो जिद्दी बच्चे होते हैं उन्हें मारे, वो थोड़ी देर बाद उठ के कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगी, मुझे नहीं लगी। तो मर्द भी इसी तरह का एक इंसान होता है जो दुनिया को तो बताता रहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ पैरेलल चल रहा होता है। अक्सर हम कहते हैं कि वालदा को बहुत ज्यादा बच्चों को देखकर प्यार आता है। कभी सोए हुए बच्चों को आप देखें, बाप जिस नजर से देखता है, सैकड़ों माओं की मोहब्बतें कुर्बान उस एक नजर पे, जिस नज़र से बाप देख रहा होता है अपने बच्चों को कि उसने किस तरह से चीज़ों को देखना करना है। और हम तो कहते हैं, बाप को जाकर आकर एक बच्चा जब कहता है ना कि बाबा मुझे फलां चीज़ लेनी है, और वो उसे पता होता है कि मैं नहीं लेके दे सकता, जितना वो उस वक्त टूटता है कोई देख ही नहीं सकता। ना उसके टूटने को देख सकता, ना उसके बिखरने को देख सकता। मैंने बहुत से ऐसे वालिदैन देखे हैं जो अपनी जूतियाँ 3-3 साल नहीं लेते, सिर्फ इस बुनियाद पर कि उनके बच्चे के हिस्से में जूती आ जानी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, या वो कपड़े उसके हिस्से में आ जाए, ये किताबें। फिर आजकल जो स्कूल्स हैं, बाकी चीज़ें, हर जगह पूरा होने वाला पूरा होके रह गया है। और फिर ये होता है कि अगर शाम को वो थोड़ी देर के लिए निकल जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो उस वक्त भी शिकवा होता है। कई रातों को गप्पे लगाते हैं, वो चाहे वो एक सिगरेट पीने निकल गया हो, वो पान खाने निकल गया हो, वो रात को एक बोतल पीने निकल गया हो, ये जो धड़े पे बैठ के उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि वो वक्त भी उसके हिस्से का वक्त नहीं है। और फिर हम लोग, मैं चूंकि कपल कोच हूँ, तो मैं मर्दों को कहता हूँ कि रातों को बाहर ना जाया करें 8-9 बजे के बाद, ये फैमिली टाइम है, अब ना जाया करें। फिर मैं उन्हें ये भी कहता हूँ कि साहब आप मोबाइल भी रात को ना देखा करें। अब इदारे में मोबाइल उन्हें इदारे वाले नहीं खोलने देते ऑफिस में, घर में उन्हें बेगम नहीं खोलने देती, तो फिर जाए कहाँ मर्द बेचारा भी। तो मौशी मसाइल और ये सारी चीजें, ऑब्वियसली उनके कंधों पर सारी चीजें होती हैं, घर के एक्सपेंस भी उठाने, बाकी सारी चीजों को भी देखना होता है। तो किस तरह इन चीजों को लेकर आगे जा सकते हैं? घर का माहौल किस तरह का होना चाहिए हमारा? देखिए, जिस तरह मैंने आपसे इब्तिदा में भी अर्ज किया कि जो बेगम साहिबा है, खास तौर पर वो सपोर्ट करें। बेगम का जुमला माँ के जुमलों से बढ़कर होता है। माँ जितना, क्योंकि माँ तो शुरू से मोटिवेट करती आ रही होती है ना, बाप भी करता आ रहा होता है, लेकिन अगर बेगम घर में बैठी उन्हें कहना कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप परेशान ना हो, मैं जो आपके साथ खड़ी, यकीन मानिए वो मर्द इतना ताकतवर हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जब वो कहती है कि आपसे तो कभी कुछ होना ही नहीं, आप तो कभी कुछ करते ही नहीं है, आप वो देखो फलां क्या कर रहे हैं, फलां क्या कर रहे हैं, वो उन्हीं मुकाबलों में कहीं ना कहीं किसी मुकाबले की नज़र होकर रह जाता है। तो अगर बेगम साहिबा खास तौर पर इस चीज़ को देखें और बच्चों को बताएं कि वो अपने बाप के आने पर उसे बताएं कि बाबा आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। चूँकि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ वालिदैन को ये बताना चाहिए कि आपने हमारे लिए फना दौर में, अब हम जिन उम्रों में हैं, अल्लाह वालिदैन हयात रखे जिनके हैं, वो अगर अपने बाप के पास बैठ के सिर्फ इतना ही कह देना कि बाबा मुझे याद है बचपन में आपने मेरे लिए ये किया था, मुझे याद है तब आपने मेरे लिए ये किया था, जवानी आ जाती है। और इनकी जवानी लाई जा सकती है इनका ख्याल रख के। और मर्दों का सिर्फ औरतों का नहीं, घरों में ख्याल रखना चाहिए, मर्दों को भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं, अब देखिए किसी को अगर 1 या 2 दिन देर हो गई है तो सामने जो उसको डांटने वाला है वो भी तो मर्द ही है। Exactly. तो इन लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, बहनों को खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि अपने दुख कम शेयर करें। अब वो बच्चों वाली हैं, वो पहले इतना दुखी है, पता नहीं कहाँ से वो दुख लेके बैठा हुआ है, उनको ख्याल रखना चाहिए। भाइयों को भी ख्याल रखना चाहिए। वालिद वालदा को नॉर्मली होता है वो अपनी परेशानी उसके साथ बार बार डिस्कस करते हैं, उसे बार बार बताते हैं बेटा आज ये हो गया, बेटा आज वो हो गया। अब वो बेटा हाँ जी अच्छा जी ठीक है जी कहता रहता है। कोई तो उसको देखे, कोई तो उसकी सोचे, और वो कर सकता है। अगर वही कुछ ना करे, सिर्फ वापसी आने पर जो बेगम साहिबा है साफ़ सुथरी एक तो हों, वो आके साथ बैठ जाएं, चाय पिएं, चाय पिलाएं, आज आपका दिन कैसा गुजरा, आज मैंने आपको बहुत मिस किया, बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे थे, अच्छी बात। ये नहीं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे थे और आपके पास तो वक्त ही नहीं होता, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? फिर वो यही कहेगा आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा यहाँ कोई नहीं। और बुनियादी तौर पर आई एम सॉरी टू से, लेकिन मर्द बहुत ज्यादा भुगत रहे आजकल का, खास तौर पर। पहले तो भुगतता था, भुगतता था, डबल जॉब कर रहे हैं मैम। सवेरे वो निकलता है एक नौकरी करते हैं, दोपहर को शाम को जाके एक और नौकरी करते हो, जिनके लिए पूरा कर रहे होते हैं वो कहते हैं आपके पास वक्त ही नहीं हमारे लिए, वो कहाँ से वक्त लाए। लेकिन एजाज साहब हमने देखा है, ये तो कपल काउंसलिंग के हवाले से हमने बात की, कपल की क्या मसाइल होते हैं। अब जो अनमैरिड मर्द हैं या लड़के होते हैं उनके भी बड़े मसाइल होते हैं, जॉब की उनको टेंशन होती है, फाइनेंशियली किस तरह खुद को स्टेबल करना है उसकी बड़ी प्रॉब्लम होती है, घर वालों से अलग उनको डांट पड़ी होती है कि हमने इतना पैसा तुम्हारी तालीम पर लगा दिया, अभी तक तुम्हें जॉब नहीं मिली है, जो भी क्राइसिस चल रहे होते हैं, तो उसको किस तरह एड्रेस किया जा सकता है? देखिए, बुनियादी तौर पर तलबा जो मेल है, आई एम सॉरी टू से, वो इतना पढ़ ही नहीं रहा यूनिवर्सिटीज में या इदारों में जाकर। वो जब वापस आता है तो उसके बाद वो सलाहियत काबिलियत नहीं होती जॉब की। सही। फिर वो जब मुकाबले के लिए वहां जाकर बैठता है तो ज्यादातर अब खातीन उस जगह पर आ चुकी, उसकी वजह से उसे जॉब नहीं मिलती। जब उसे जॉब नहीं मिलती तो वो ज़ाहिर नेगेटिविटी की तरफ कहीं ना कहीं चला जाता है। और जिसको जॉब मिल जाती है
वो जॉब में, यानी पहले हमें नौकरी कमाने में वक्त लगता है, फिर नौकरी बचाने में जिंदगी गुजर जाती है। अब वो क्या करता है कि वहां वो पहुंच गया, उसे वो जॉब मिल गई, अब वो सवेरे निकल रहा है, दोपहर को वो जा रहा है, सारा कुछ देख रहा है। अब वो 25-27 बरस के उसे नौकरी मिल गई, अगर लकीली उसे मिल गई, तो जिसके साथ उसकी शादी करने जा रहे हैं वो उससे वो सब कुछ डिमांड करती है जो 55 साल का बाप उसे दे रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जाहिर उसके लिए नहीं कर सकता। इधर से बहन कहती है कि अब मेरी ये वाली फरमाइश पूरी कर दो, उधर से माँ कहती है कि अब तुम कमाने लगो, ये कर दो, बाप कहते हैं इतना कुछ तेरे ऊपर खर्च किया था, तुम ये कर दो, दोस्त कहती है यार तुम हमारे साथ घूमने फिरने क्यों नहीं जा सकते, 2000 का खाना खाने में कौन सा हर्ज है। तो उसके ऊपर प्रेशर्स होते हैं और ये प्रेशर्स उसकी पढ़ाई के दौरान ही उसी के ऊपर शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब देखिए, एक लड़के को बार बार ये कहा जाता है कि तुम तो लड़के हो, तुमने तो सब कुछ देखना है। हाँ। तुम तो लड़के हो, तुमने तो सब कुछ, यहाँ तक के एक 10, 11, 12 साल वाले लड़के को भी जिम्मेदारी दे दी जाती है कि इन छोटे बहन भाइयों को तुमने देखना है, और अगर बड़ी बहन हो तो तू जितना छोटा है, जितनी वो बड़ी है, जिम्मेदार तू ही रहेगा, देखना तू नहीं। और तब से उसको जिम्मेदारी का एहसास देते देते उसकी जिंदगी तो उसकी रहती नहीं है। वो अगर एक लम्हे को भी बैठ, उसकी शरारत को भी शरारत उस तरह से नहीं समझा जाता। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। बड़ा सुनने में आता है कि खवातीन डिप्रेशन का शिकार होती हैं, एंजाइटी का शिकार होती हैं, मर्द हजरात भी डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलेपन का शिकार होते हैं, इवन दो कि उनके साथ बहुत सारे रिश्ते भी मुंसलिक होते हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल होते हैं। यहाँ तक कि 45 बरस से पहले की उम्र में ज्यादातर लोग के हार्ट अटैक, सुइसाइड मर्दों में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों नहीं डिप्रेस होते हैं, क्यों नहीं? पर देखिए, मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जब दिल होगा तो उदासी भी होगी, परेशानी भी होगी, तकलीफ भी होगी, दर्द भी होगा। क्यों नहीं होगा? ये सबके साथ होता है। ये हो नहीं सकता। यानी आप अगर गमजदा नहीं होते तो आप इंसान नहीं। और एक मर्द जिसने सबको देखना है, वो क्यों नहीं गमजदा होगा? उसे सिर्फ अपना गम नहीं होता, उसे अपनों का गम बहुत ज्यादा होता है, और फिर अपना गम जाहिर उसमें कहीं ना कहीं दब जाता है। तो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए फिर मर्द को, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन नॉर्मली मर्द अपने लिए टाइम नहीं निकालता। बिल्कुल ऐसे ही 9 to 5 की जॉब, उसके बाद घर वालों के झमेले, इसकी बात उसकी बात। काम अगर मर्द करे ना जनाब, नमाजों में पाबंदी, सिर्फ इसलिए कि मजहबी नुक्ता निगाह से, चूंकि एक रूटीन आ जाता है। फजर की नमाज जो है ना, उसके बाद अगर मर्द ना सोए और इशा के बाद सो जाए, अच्छा, आधे से ज्यादा गम उसके वैसे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उसको अपने लिए वक्त मिल जाता है। उस वक्त बच्चे सो रहे हैं, उसके पास वक्त है, वो बाहर वॉक के लिए जा सकते हैं, वो एक्सरसाइज कर सकता है, अच्छा, वो अच्छी फिजा में अपना वक्त गुजार सकता है। और शाम को जब वो आए, इशा के बाद वो सोएगा, बच्चे भी सोना शुरू कर देंगे, हालात भी। लेकिन अगर वो रात को 12-12 बजे तक जागता रहेगा और फिर कहे मैं दुखी हूं, तो फिर बनता है। अपने लिए वक्त निकालना, अपनी एक्टिविटीज को दुरुस्त सिमत के अंदर लेकर जाना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ सैयद एजाज बुखारी साहब मौजूद थे, कपल कोच हैं, ट्रेनर हैं और जनाब मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और आज हमने वर्ल्ड मेंस डे पर बात की है। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। जनाब, मर्दों के हवाले से आज दिन मनाया जा रहा है और मर्दों के हवाले से हमने बात की है कि क्या मर्द को भी दर्द होता है? हाँ जी, होता है। उसके भी हकूक हैं जो हम लोगों ने पूरे करने हैं, जो घर वालों ने, जो इर्द गिर्द जो सोसाइटी है, उन्होंने पूरे करने हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं और लाहौर इससे जुड़े जितने भी मसाइल हैं आज उनके ऊपर रोशनी डालेंगे। आज हम बात करने वाले जनाब हमारे शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से। वैसे तो लाहौर में जराइम की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस के अलावा एलीट फोर्स, मुहाफिज फोर्स, पीरू फोर्स, QRF समेत दीगर फोर्सेस का कयाम भी अमल में लाया गया। लेकिन 2014 में उस वक्त के वज़ीर आला मियां शहबाज शरीफ तुर्की के दौरे पर थे और वहां उन्हें तुर्की के एक फोर्स का तर्ज अमल खासा पसंद आया और वो फोर्स थी डॉल्फिन फोर्स। शहबाज शरीफ ने वापस आते ही इसी तर्ज की फोर्स के कयाम का हुक्म दिया और उस पर काम भी शुरू कर दिया, जिसके अलावा कुछ जवानों को ट्रेनिंग के लिए तुर्की भी भेजा गया था, जिसपे भारी रकम खर्च की गई थी। उसके बाद जनाब पाकिस्तान में उनकी मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स भी की गई और 2016 में ये फोर्स मुकम्मल ऑपरेशनल कर दी गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि एक नई फोर्स कायम की गई, महंगी और तेज तरीन बाइक्स खरीदी गई, असलहे से लैस अच्छी यूनिफॉर्म फराहम की गई और इस सब पे लाखों खर्चा किया गया है। लेकिन स्ट्रीट क्राइम पर नजर दौड़ाए ना
तो लगता है जैसे हमारे इदारे जराइम पेशा अनासर के सामने बेबस नजर आते हैं हमें। इसके अलावा हमने गुज़श्ता चंद सालों में डॉल्फिन फोर्स के अहलकारों के हाथों से चंद बड़े ब्लंडर्स भी होते हुए देखे हैं और उन पे भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एसपी डॉल्फिन तौकीर अहमद साहब मौजूद है और उनके साथ तशरीफ रखते हैं। हमारे साथ जनाब एंकर पर्सन हैं एंड क्राइम रिपोर्टर हैं मुजाहिद शेख साहब भी हैं। सर आपको भी वेलकम कहती हूँ, तौकीर साहब आपको वेलकम कहती हूँ, मुजाहिद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। तौकीर साहब सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूंगी। कुछ डिटेल्स मैंने बता दी हैं डॉल्फिन फोर्स के हवाले से, किस तरह इसको स्टार्ट किया गया, कहां से हम लोग इसका जो मॉडल था लेकर आए, लेकिन आपको क्या लगता है ये लेकर आए, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हुई, लेकिन जराइम की जो रेशो है वो क्यों नहीं कम होती जा रही? जरूरत क्यों पेश आई हमें डॉल्फिन फोर्स या इस तरह की फोर्सेस बनाने की? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। सबसे पहले बताता चलूं कि बुनियादी तौर पर डॉल्फिन के दो बुनियादी मकासद थे। एक तो पूरी दुनिया में एक पुलिस का रिस्पांस यूनिट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि कहीं पे अगर क्राइम होता है तो विक्टिम को रिस्पॉन्ड कौन करेगा। तो डॉल्फिन का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि कहीं क्राइम होता है और बेसिकली ये सेफ सिटी से लिंक था कि 15 पे अगर कॉल की जाती है तो उस विक्टिम को रिस्पॉन्ड करने के लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद होना चाहिए कि वो विक्टिम को पुलिस की तरफ से कोई अप्रोच कर सके। तो डॉल्फिन का बुनियादी मकसद ये है कि क्राइम को रिस्पॉन्ड करना और विक्टिम को डील करना जो जिसके साथ ये क्राइम हो चुका है। दूसरा डॉल्फिन का बुनियादी मकसद पेट्रोलिंग है। तो पेट्रोलिंग की जो स्पिरिट है वो ये है कि क्राइम को कंट्रोल किया जा सके। तो ये दो बुनियादी मकासद के तहत डॉल्फिन का क़याम अमल में लाया गया था और इसके लिए एक प्रॉपर जो ट्रेन की गई फोर्स, उनको जदीद किस्म की हैवी बाइक्स जो थी वो मुहैया की गई। और अगर हम देखें तो क्राइम की आप जहाँ तक बढ़ने की बात करती हैं तो उसके बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स मौजूद होते हैं। जब हम रिस्पांस की बात करते हैं जो कि डॉल्फिन का बुनियादी जिम्मेदारी है, तो लाहौर के अंदर रिस्पांस जो है उसका टाइम 5 से 7 मिनट्स है डॉल्फिन का। अगर आपके साथ कोई इशू हो जाता है, आप 15 पे कॉल करते हैं, तो डॉल्फिन के एहलकार आपके पास 5 से 7 मिनट में पहुंचेंगे। तो ये बुनियादी मकसद अपना जो फोर्स है ये पूरा कर रही है। क्राइम कंट्रोल और क्राइम के फिगर्स की जहां तक बात है तो उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत से एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी बात कर लेंगे, लेकिन अभी मुजाहिद साहब की तरफ जाना चाहेंगे। मुजाहिद साहब, आप हमें बताएंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? आप फील्ड में जाते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग भी करते हैं, तो ये तमाम पे जितनी भी फोर्सेज हमने बनाई है, भरमार है फोर्सेज की हमारे यहाँ पर, लेकिन वही मैं दोबारा से बात करूंगी कि जो आम शहरी हैं, जो शहर लाहौर के बासी हैं, वो तो वैसे ही बेयारो मददगार हमें नजर आते हैं, वैसे ही चोरी डिकेती हर चीज वैसे ही राजनी वैसे ही चल रही है, रेशो बढ़ती जा रही है, कंट्रोल नहीं की गई है। इनका मकसद ये था ना ये फोर्सेस बनाने का कि बर वक्त वहां पर पहुंचा जाए, गलियों में जाके ये जो है क्राइम की रेशो कम की जाए, लेकिन वो तो वैसे ही है। बिल्कुल मुनीबा, जब आपने इंट्रो में बताया कि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त के जो वज़ीर आला थे, उन्हें ये तुर्की की सड़कों पे फोर्स चलती हुई बहुत अच्छी लगी थी। इनके यूनिफॉर्म, इनका कलर वो बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त के CCPO थे अमीन वैस साहब, तो उन्होंने सारा इम्प्लीमेंट लाहौर में करवाया। सबसे पहले इसका आगाज लाहौर से ही हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद प्लान ये बना कि इस फोर्स से करवाना क्या है, सड़कों पे हैवी बाइक्स में फिरते हुए ये लोग बहुत खूबसूरत तो लगेंगे, लेकिन इनसे करवाना क्या है। फिर किया गया कि जी स्ट्रीट क्राइम जो है वो लाहौर में हमेशा से बढ़ा रहा है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा दौर है या मौजूदा जो हालात हैं उसमें तो बहुत सारा क्राइम रेट बढ़ गया है। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। तो इनको स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए जो है जिम्मेदारी दे दी गई। फिर इनके यूनिफॉर्म का इशू आया कि ये गर्मियों में वो वाला यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, बहुत गर्म था। काफ़ी सारे इश्यूज जो हैं वो चलते रहे। बहरहाल अब स्ट्रीट क्राइम इस हद तक बढ़ चुका हुआ है कि लाखों की, हज़ारों की नहीं, करोड़ों की वारदातें, रॉबरी, हाउस रॉबरी जो है वो होती हैं। जिस तरह से तौकीर साहब बता रहे थे कि सबसे पहला रिस्पांस जो है और सबसे पहले जो डॉल्फिन फोर्स है 15 की कॉल पे वो ही पहुंचते हैं। फिर इनका काम, एक जिम्मेदारी इनकी ये भी है कि जो सड़कों पे डाकू दनाते हैं उनको भी रोकें, उनको भी पकड़ें। उसके कुछ वाकयात पहले दौर में, इनके आने से पहले दौर में कुछ ऐसे हुए कि पुलिस इनकाउंटर भी हुए जिसमें आम शहरी उनको गोलियां जाने गई, खवातीन भी उनमें शामिल थी। वैसे तो दावा यही किया जाता है कि इनको ट्रेनिंग दी गई, लेकिन इनके निशाने जो हैं वो परफेक्ट नहीं थे।
फिर दूसरी जानिब अब जो सिचुएशन है कि ज़ाहिर है महंगाई है, बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो लोगों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है और नए डाकू जो हैं वो आना शुरू हुए हैं। जो रिकॉर्ड याफ्ता थे वो तो शायद कुछ इस दुनिया से पुलिस इनकाउंटर में या मुबैना पुलिस इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं, लेकिन अब नए एक लॉट जो है वो ऐसी आई है जिसको अभी तक इतना कंट्रोल नहीं किया काबू में नहीं किया गया। और वो लॉट बड़ी कह लें कि टेक्नोलॉजी से अप टू डेट है, बड़े अच्छे उन्होंने, मतलब पिछले दिनों भी हमने इसके ऊपर बात की है कि वो अब इस तरह की रॉबरीज कर रही हैं, इस तरह के सड़क पर जाते हुए जनाब वो डकैती राजनी भी कर रहे हैं कि पुलिस उनको पकड़ नहीं पा रही। फुटेजेस भी उनके पास हैं, लेकिन वो शरा जो है क्राइम की वो नहीं हो पा रही। मुझे बताइएगा तुकेश साहब, कितने आपके पास जो अहलकार हैं डॉल्फिन फोर्स के कितने हैं टोटल? जी जहाँ तक फोर्स की तादाद का ताल्लुक है तो अराउंड 27-2800 हमारे पास ये पेट्रोलिंग यूनिट के जो सड़कों पे पेट्रोलिंग कर रही होती है। पेट्रोलिंग करते हैं। इसमें 2 किस्म की पेट्रोलिंग है हमारी। एक तो जो हैवी बाइक्स आपको नजर आती हैं बाइक पेट्रोलिंग है, और दूसरा कार पेट्रोलिंग है जो कि पीरू या PRU के नाम से एक यूनिट कायम किया गया। तो ये 2 किस्म के हमारे पेट्रोलिंग यूनिट्स हैं जो मुख्तलिफ थाना के इलाके में उनकी जो बीट्स हैं, जो एक स्पेसिफाइड एरियाज हैं, उनके अंदर पेट्रोल करते हैं। और कितनी बाइक्स हैं और कितनी गाड़ियां हैं? जो ओरिजिनली इस फोर्स को बाइक्स फ्राहम की गई थी वो 600 के करीब थी। अच्छा। तो अभी लेकिन चूंकि ये जो इन बाइक्स की मेंटेनेंस है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है। इनके जो पार्ट्स हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, यहाँ से नहीं और मिलते हैं, उनका हमें बाहर से मंगवाना पड़ते हैं। तो उसमें वक्तन फ़क्तन हमारी बाइक्स ऑफ रोड रहती हैं। जैसे आजकल जो हमारी ऑन रोड्स बाइक्स हैं वो अराउंड कोई 400 के करीब है 600 में से। अच्छा, ठीक है। तो बाकी जो हम उसका प्रोसेस मेंटेनेंस का चलता रहता है, जो पार्ट्स जो ही आते जाते हैं तो हम उसको। अच्छा तो साहब, आप SP डॉल्फिन है, आपके अंदर कौन कौन सी फोर्सेज आती हैं जो काम करती हैं? मेरे अंडर 2 किस्म की फोर्सेस हैं। एक तो ये पेट्रोलिंग यूनिट है, इसके अलावा एक हमारा सिक्योरिटी यूनिट है जिसको मुजाहिद फोर्स के नाम से कहा जाता है, जो कि पूरे शहर के अंदर जो सिक्योरिटी फ्राहम की जाती है, मुख्तलिफ जो इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज हैं और जो नाकाजात हैं शहर के अंदर, उनको हम देखते हैं। जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पे नाकाबंदी होती है। और बल्कि एक प्रोग्राम में तोकीर साहब से मैंने सवाल भी किया था, जो सोशल मीडिया पे रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होती है, वो आपकी तरफ आने लगी थी कि नाकाबंदी रिश्वत के केसेस भी बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत ज्यादा हम वीडियोस देखते हैं कि डॉल्फिन एहलकारों की बड़ी वायरल हो रही होती है। तो इस तरह के भी सीन हो रहे होते हैं मुजाहिद साहब? बिल्कुल मुनीबा, जब डॉल्फिन फोर्स आई तो इनके बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हुए कि कहीं पे क्रिकेट खेल रहे हैं, कहीं पे सोए हुए हैं, कहीं पे वो जो जा रहे होते हैं ठेले वाले उनसे लेके फल भी खा रहे हैं, इस तरह की चीजें भी आई थी। अब देखें मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें कुछ इस तरह से है कि 600 हैवी बाइक्स थी जो जिसको चलाना भी थोड़ा सा मुश्किल है, और उन लोगों को बाइक्स पर जो वारदातें करते हैं उनको इस बाइक पे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल भी है, क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड में और तंग रास्तों पे भी वो बाइक चलाई जा सकती है, लेकिन ये बाइक थोड़ी सी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन अब चूंकि 600 में से 400 बाइक्स हैं, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि 400 में से भी कुछ ऐसी बाइक्स होंगी जिनके कुछ छोटे मोटे इश्यूज होते होंगे, जिन्हें कंटिन्यूसली आप आधा घंटा ड्राइव नहीं कर सकते हैं, घंटा नहीं चला सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इनकी जो ये महंगी बाइक है, इनमें पेट्रोल जो है वो ज़्यादा, गालिबन आपके भी इल्म में होगा, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बनाया तो ये एक नमूना गया था तुर्की को देख के, लेकिन मेरी ज़ाती राय है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस तरह से इसका फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर हम क्राइम रेट की आप बात कर रही थी कि बहुत ज्यादा शराब बढ़ी है, 200% उसका इजाफा हुआ है क्राइम रेट जी का। बिल्कुल 200% हुआ है। और इसमें ये सिर्फ डॉल्फिन फोर्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, जो थानों में तैनात लोग हैं, जो एक वहाँ पे पुलिस के जो लोग दीगर जवान होते हैं, पंजाब पुलिस के जो मुलाजिम होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। और इसकी जिम्मेदारी आती है लाहौर के सरबराह पे। लाहौर पुलिस की जो ऑपरेशनल सरबराह है वो होते हैं DIG ऑपरेशन, यकीनन उनकी जिम्मेदारी है डॉल्फिन के जरिए, पीरू के जरिए, और जो थानों में तैनात लोग हैं
उसके ज़रिए कंट्रोल किया जाए। लेकिन उसमें कुछ पॉलिसी कुछ इस तरह की है कि माजी से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं, माजी की निस्बत थोड़े से मामलात और हालात जो हैं वो भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि आम आदमी में, अगर एक आम आदमी हूँ, मेरे पास एक मोबाइल है और उसकी कीमत चाहे 10,000 है और मेरी जेब में 4 से 5,000 रुपया है और वो भी लुट जाएगा, तो मैं तो कोसूंगा पुलिस को, चाहे वो डॉल्फिन फोर्स है चाहे वो लाहौर फोर्स है। लेकिन इसके लिए कोई हिकमत अमली जो है वो तरतीब नहीं दी जा रही है। होता ये था कि शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने ये फोर्स बनाई थी वो क्राइम मीटिंग किया करते थे। आज के जो सीएम है वो उलझे हुए हैं, क्योंकि दीगर मामलात में सियासी तौर पे बड़ी गैर मुस्तहकम सी सूरत हाल है। लेकिन मुजाहिद साहब, हमने तो सुना है कि हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट भी आती है, उसमें क्या स्टैटिस्टिक्स आते हैं, तो केस साहब से जान लेते हैं। हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट नहीं, रोजाना की बुनियाद पर इनकी रिपोर्ट आती है और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाता है कि फ्री रजिस्ट्रेशन कर दिया है कि आपकी, अगर एक पिछले दिनों बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया के कि एक बूढ़े शख्स की जूता उसका चोरी हो गया, तो उसकी भी FIR कर ली और वो एक मॉडल के तौर पे लाहौर पुलिस उसको पेश करती है कि हम फ्री रजिस्ट्रेशन इस हद तक कर रहे हैं कि किसी का जूता भी चोरी होता है तो हम वो जूते की भी FIR देते हैं। बाद में वो जूता उस शख्स का घर से ही मिल गया, एक पाँव ठीक है, एक पाँव उसका चोरी हुआ था, लेकिन उसको भी। अच्छा, तो गिर साहब, आप क्या कहेंगे, ये जो रोजाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट जारी की जाती है कारकर्दगी की, उससे सेटिस्फाइड होते हैं आप लोग भी? और जिस तरह मैं रिश्वत की भी बात करी थी कि ये भी बहुत ज्यादा शहरियों की तरफ से शिकायत के अंबार लगाए जाते हैं कि डॉल्फिन फोर्स वाले रिश्वत भी लेते हैं। आपके इल्म में है ये चीज, या आपके तक ये चीजें शिकायत पहुंचती होंगी? हमारे तक पहुंच रही है तो फिर आप तक भी तो पहुंचती होंगी। जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ वाजे कर दूं कि हमारी क्राइम मीटिंग जो है वो बुनियादी तौर पर पुलिस ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है और वो हमारी डेली बुनियाद पर क्राइम मीटिंग होती है। अच्छा। जिसमें लाहौर के तमाम SPs शरीक होते हैं, SSP शरीक होते हैं और DIG ऑपरेशंस लाहौर जो हैं वो डेली बेसिस पे क्राइम मीटिंग करते हैं और उसमें पिछले 24 घंटे के जितना भी क्राइम है उसको रिव्यू किया जाता है और उसकी स्ट्रेटजी हम चेकआउट करते हैं कि नेक्स्ट 24 में हमने कैसे क्राइम कंट्रोल करना। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जहाँ तक आपने बात की कि डॉल्फिन एहलकारों की रिश्वत की शिकायत, तो मुझे तकरीबन 1.5 माह हुआ है यहाँ पे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसी कोई शिकायत 1.5 माह में मुझे मिली नहीं है। अच्छा। और अगर ऐसी कोई मतलब कोई भी मिसकंडक्ट या इस किस्म की कोई भी रेगुलरिटी सामने आएगी तो डेफिनेटली उसके लिए हमारा एक पूरा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है। हम उसमें इंक्वायरी करते हैं, उसको सजा दी जाती है, तो कोई भी ऐसी चीज जो है उसके लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। अच्छा, अभी तक डॉल्फिन एहलकार ने कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं आपके इल्म में है? जी बिल्कुल, पिछले 1 महीना के दौरान हमारे कुछ 6 इनकाउंटर्स हुए हैं। अच्छा। पूरे लाहौर के अंदर। वो दुरुस्त इनकाउंटर थे और ठीक है, क्योंकि उससे पहले हमने देखा था गलत भी, फॉल्स इनकाउंटर्स भी हुए। बिल्कुल लाइव इनकाउंटर्स थे, उनमें ऐसे इनकाउंटर्स थे कि जिनके अंदर 8 रॉबरीज करके लोग आ रहे हैं, उनको रोका गया और उन्होंने डॉल्फिन फोर्स पे फायरिंग की और उसमें फिर फोर्स की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, बाकी पकड़े गए। इसी तरह से एक दूसरी कार्रवाई थी मुगलपुरा के अंदर चंद दिन पहले हुई, जिसके अंदर हमारा एक जवान जख्मी भी हुआ और डाकू को भी हमने जख्मी हालत में पकड़ लिया। इसके अलावा 1 हफ्ता पहले आपने ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था कि लाइव रॉबरी चल रही थी एक डिफेंस फेज 5 के घर के अंदर। उन्होंने 15 पे कॉल की और वो रॉबरी बाकायदा रिकॉर्ड भी हो रही थी। वो खातून थी उस घर के अंदर जो कि वीडियो कॉल पे थी और वो सारी रॉबरी उस वीडियो कॉल के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी। तो डॉल्फिन के एहलकार 3 मिनट के अंदर उस कॉल के बाद उस घर के अंदर पहुंचे हैं। उन्होंने उन लोगों को राउंड अप किया है, दीवार फलांग के अंदर गए हैं और तीनों जो रॉबर्स थे जिन्होंने घर के अंदर जो खवातीन थी 3 उनको बांधा हुआ था एक कमरे के अंदर और घर के अंदर लूट मार कर रहे थे। सही। तो उनको गिरफ्तार किया, सारी उनकी चीजें रिकवर की फौरी मौके पे और उन्हें ये सारी जितनी भी आप हमें बता रहे हैं बड़ी बड़ी कार्रवाई, ये आपके आने के बाद हुई है? जी, ये पिछले एक महीने के अंदर की आप हमें बता रहे हैं। उससे पहले भी डेफिनेटली होती रही है। तो अब ये इस चीज की अलामत है कि प्रेजेंस है डॉल्फिन की या पेट्रोलिंग यूनिट की। प्रेजेंस तो हम देखते हैं सर, वो सड़कों पे फिर रहे होते हैं, हमने वो भी देखा है। इस तरह से भी ले सकते हैं कि जो डॉल्फिन फोर्स या कोई भी फोर्स हो
उसको सुपरवाइज कौन कर रहा है। हाँ। इससे उनके नताइज से ये साबित होता है कि हाँ। उसको मॉनिटर कौन कर रहा है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस दुरुस्त है। अगर 6 इनकाउंटर हुए हैं, यकीनन उसमें जिस तरह से तोकीर साहब ने बताया डॉल्फिन के एहलकार जख्मी हुए हैं, तो जख्मी पुलिस एहलकार अगर होता है खुदा ना खास्ता, तो उसका मतलब यह है कि ये इनकाउंटर जेन्युइन हुआ है, सही हुआ है। कुछ इनकाउंटर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें डाकू आते हैं और अपने ही साथी को मार के चले जाते हैं, तो उस पुलिस इनकाउंटर के ऊपर थोड़े से सवालिया निशान खड़े अच्छा, होते हैं। दूसरा मैं नाके लगा के जो हमारे डॉल्फिन एहलकार जो खड़े होते हैं, क्या उनको मैकेनिज्म क्या बनाया जाता है? क्योंकि हम जहाँ पे भी देखते हैं, मेरे ख्याल है कि वो जहाँ पे भी उनका दिल करता है 3-4 बाइक्स खड़ी करते हैं और वहां पे वो नाका लगा के, फिर शहरी परेशान भी होते हैं इस वजह से, तो क्या उनको पहले से बताया जाता है, वो अलॉट किया जाता है, वो कहीं पर भी उनका दिल करता है तो वहां पे नाका लगा देते हैं? नहीं जी, मैं आपको बताता चलूं कि हम फोर्टनाइटली हर 15 दिन के अच्छा। बाद मेरी तरफ से एक पेट्रोलिंग प्लान इशू होता है। ओके। और वो पेट्रोलिंग प्लान हमारा बुनियाद होता है उस डाटा की बुनियाद पर जो हमें क्राइम का अवेलेबल होता है। सही। जिस एरिया के अंदर क्राइम होगा वहां पे हम पेट्रोलिंग ज्यादा करेंगे और वहां पे हम ये नाका जिसको आप कहते हैं, इसको मैं दूसरे लफ्जों में कहूंगा कि चेकिंग है। सही। बेसिकली हमने इनको इनके मोबाइल फोन्स के अंदर एप्स दी हुई हैं। 2 किस्म की एप्स हैं, एक पूरे पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की जो व्हीकल्स चोरी शुदा हैं जी जी। उनका रिकॉर्ड है इन एप्स के अंदर, ओके। और दूसरा जितने भी क्रिमिनल हैं जिन पे कोई FIR हुई है उनका रिकॉर्ड है इन एप्स के अंदर। तो ये चेकिंग उस तरह से नहीं कर रहे जिस तरह से रिवायती चेकिंग होती है, ये उस ऐप के थ्रू चेक कर रहे होते हैं, बाइक का नंबर डाल रहे होते हैं ऐप के अंदर। अगर कोई बाइक चोरी शुदा है या किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो वो सामने आ जाएगी, पॉपअप हो जाएगी। अगर कोई क्रिमिनल आदमी है और उसका ID कार्ड इन्होंने डाला है उस ऐप के अंदर, तो उसका पता चल जाएगा कि इसने क्राइम किया है। आपको इसमें मैं इंटरेस्टिंग बात है, ये चीज़ डॉल्फिन फोर्स की उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं होती है शायद, कि हम रोज़ाना बुनियाद पर ये बिल्कुल फिगर आपको मैं दे भी सकता हूँ कि हम तकरीबन 50 से 60 के करीब चोरी की बाइक्स रिकवर कर रहे होते हैं उस ऐप के थ्रू चेकिंग के जरिए, और डेली बुनियादों पर 20 से 25 के करीब जो अदालतों के इश्तिहारी होते हैं या पुलिस के इश्तिहारी होते हैं जिनको हम POs कहते हैं या एब्सकॉन्डर्स कहते हैं, वो हम अरेस्ट कर रहे होते हैं उस एप्स की बुनियाद पर। तो वो जो चेकिंग का सिस्टम है उसको हमने डिजिटलाइज किया है, बजाय इसके एक रवायती किस्म की चेकिंग हो। तो डिजिटलाइज चेकिंग से हमारे पास चूंकि रिकॉर्ड मौजूद है, डाटा मौजूद है, हम एरियाज को फोकस करके चेकिंग करते हैं और उससे हमें फिर ये इस किस्म के नताइज में। अच्छा मुझे साहब, जैसे उन्होंने कहा कि रोजाना की बुनियाद पर ये चीजें हो रही होती हैं और बाइक्स की भी रिकवरी की जा रही होती है, तो इज इट ट्रू कि इतनी बड़ी तादाद में रिकवरी हो रही होती है? देखिए मुनीबा, जो जिस नाका की बंदी की बात ये कर रहे हैं वो इसी तरह से है। अच्छा। कि मोबाइल फोन पे तमाम ऐप्स है, क्योंकि अब किसी के खिलाफ अगर FIR है, आपके खिलाफ FIR है, मेरे खिलाफ FIR है, तो मेरा ID कार्ड अगर डॉल्फिन एहलकार लेता है तो उस ऐप में डालेगा तो वो पता चल जाएगा कि ये इश्तिहारी है, ये इसके खिलाफ FIR हुई है। ये तो ठीक है, लेकिन जिस नाकों की आप बात कर रही हैं और वही नाकों पे जहाँ पे लोग परेशान होते हैं वो लाहौर पुलिस के होते हैं, वो थाना जात के होते हैं, उनके पास तो वो शायद एंड्रॉयड फोन भी नहीं होते हैं जिसपे वो चेक कर सकें। वो पूछते हैं कि कित्थों आ रहे हो, कित्थे जा रहे हो, वो वाले जो फिक्रे हैं जिसमें समझ लें कि इखलाक से गिरी हुई बातें की जाती हैं, वो लाहौर पुलिस के थाना जात के नाके होते हैं और वो वहाँ पे रवायती गुफ्तगू होती है। उसके लिए बहुत फिक्रा वो उस वक्त के IG थे आरिफ नवाज साहब, जिन्होंने कहा था कि जी पहले सलाम फिर कलाम, लेकिन वो आज तक ना पहले सलाम हुआ है तो कलाम की जगह भी कुछ और होता है। तो वो नाके दूसरे हैं। डॉल्फिन के नाके इसी तरह से ही होते हैं कि वो पहले चेक करते हैं, लेकिन जब से 1 माह में हमने, यकीनन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 1 माह में हमने देखा कि मुझे ये लग रहा है कि शायद डॉल्फिन फोर्स को वाकई कोई चेक एंड बैलेंस है, वरना जिस जगह पे मेरी रहायश है, उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। जिस जगह पे मेरी रहायश है वहां पर भी मैंने बाइक के ऊपर सोए हुए डॉल्फिन फोर्स के लोगों को देखा, लेकिन शायद आप कुछ दिनों से मैं नहीं देख रहा। अच्छा। कि उनको शायद चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है, ये बात ठीक है, लेकिन जो दूसरी जिम्मेदारी लाहौर पुलिस की, थाने के पुलिस एहलकारों की या SHOs की है, वो उसी तरह से है, उसी तरह से चल रहा है। उसके लिए SPs भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, वहाँ के DIG भी वैसे ही काम कर रहे हैं कि उन्हें ये है कि आज ये हुकूमत है, कल नहीं है, पता नहीं क्या होना। उनको तो अपनी
ट्रांसफर पोस्टिंग की जिम्मेदारी जो है वो नजर आ रही है। इसलिए काफी लोग मुश्किल में हैं, जहां पे बेरोजगारी और महंगाई का एक तासुर आपको हर जगह पे मिलेगा, वहां पे ये भी मिलता है कि हम लूट ना जाएं, जो कुछ हमारे पास है वो ना हमारे से छीन लिया अब जाए। हमें ये खतरा लाक होता है कि हमारा शायद लाहौर कराची ना बन जाए, वहां पे जिस तरह दिन दिहाड़े डकैतियां होती थी और ये सारी कुछ होती थी। अच्छा तकीर साहब, लास्ट पे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी आपसे कि क्या हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जो से आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रहे हैं, अवाम के लिए क्या पैगाम है आपका और आपके अपने इदारे के लिए क्या पैगाम है आपका? जी बिल्कुल, अवाम के लिए तो मेरा ये पैगाम है कि हम चूंकि पब्लिक सर्विस के लिए हैं और हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़ को हम यकीनी बनाना है। और डॉल्फिन फोर्स का मकसद भी यही है कि डॉल्फिन फोर्स सड़कों पे मौजूद रहे, 15 की कॉल्स को रिस्पॉन्ड करे और साथ ही साथ अवाम के साथ इनका रवैया जो है वो इज्जत का हो, वो एहतराम का हो और मदद करने का रवैया हो। हमारा मोटो यही है कि हमने अवाम की मदद करनी है, उनको डिस्ट्रेस के अंदर हमने सपोर्ट करना है और जहां तक हो सके इस शहर के अंदर क्राइम का खात्मा करना है। बिल्कुल ऐसे ही हम भी अच्छे की उम्मीद करते हैं तो साहब के जो जितनी भी शराइम की रेशो है ये बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर काबू किया जाए और इसको कम से कम लेकर आया जाए। तौकीर अहमद SP डॉल्फिन हमारे साथ मौजूद है और मुजाहिद लतीफ साहब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ और एंकर पर्सन है, क्राइम रिपोर्टर हैं। तो मुजाहिद साहब आपका भी बेहद शुक्रिया और तौकीर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। डॉल्फिन फोर्स के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि कब से इसको बनाई गई, कैसे बनाई गई और जनाब अब तक इसकी कैसी कारकर्दगी रही है, उस पर हमने बात की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।